क्या आप आपका भविष्य जानना चाहते हो, ज्योतिष और पामेस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। हाय, वेलकम टू माय शो पॉडकास्ट विद शिव। आज हम बात करने वाले हैं जिग्नेश शुक्ल जी के साथ, जो एक नर्मदा किनारे पे चांदोद गांव आया है, उसके निवासी हैं। उनके पापा भी ज्योतिष शास्त्र में निष्णात थे और इन्होंने भी ज्योतिष शास्त्र की बहुत ही डीप नॉलेज ली है। आज उनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे अबाउट ज्योतिष शास्त्र, अबाउट पामेस्ट्री, बहुत सारे समुद्र शास्त्र, बहुत सारे शास्त्रों के बारे में उन्होंने कुछ बातें की है। उन्होंने सिखाया है कि आप घर पे ही आपकी कुंडली कैसे देख सकते हो, पामेस्ट्री में भी कौन सी लाइन होती है, उसका क्या महत्व होता है, कौन से चिन्ह होते हैं, उसका क्या महत्व होता है। तो ये सारी बातें इस पॉडकास्ट में हम लोग करने वाले हैं। तो प्लीज़ ये पॉडकास्ट आप पूरा देखिए, आपको बहुत रहस्यमय बातें जानने को मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आइए चलते हैं इस सफ़र में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है एस्ट्रोपामिस्ट जिग्नेश शुक्ल जी, जिनको हस्तरेखा और ज्योतिष शास्त्र का 22 साल का नॉलेज है। उनको ये ज्ञान उनके पिताजी से मिला है। उनके पास 4 लाख से भी अधिक कुंडली और 2.5 लाख से भी अधिक हस्तरेखा की प्रिंट है, जिन पे उन्होंने बहुत रिसर्च किया है। કેમ છો જિગ્નેશભાઈ? એકદમ મજામાં. હા, ગુજરાતીમાં એટલે શરૂઆત કરી, કેમ કે આપણે ગુજરાતી છે એમ કે. તો હવે આપણે આખું પોડકાસ્ટ हिंदीમાં करवाना चाहते हैं, जरूर, ताकि हमारे पूरे ऑडियंस को ये पता चल सके। और आपका जो नॉलेज है, जो हमने पहले बात की आपके साथ बैठ के, तो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट देखने के बाद लोग खुद की कुंडली भी खुद थोड़ी थोड़ी तो देख सकेंगे, बिल्कुल समझ पाएंगे। हाँ। और एस्ट्रोलॉजर बनने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, हाँ। सिर्फ जिज्ञासु बनने की ज़रूरत है। और अगर आप जिज्ञासु है और आपको आपकी कुंडली यानी बर्थ चार्ट पता भी है, तो आप अपना बर्थ चार्ट निकाल के बैठिए। सूर्य कहाँ है, लग्न कौन सा है, राशि में कौन से ग्रह पड़े हैं, कैसे आपका प्रिडिक्ट हो सकता है, वो कम से कम ये पॉडकास्ट ख़त्म होने तक तो सारे दर्शक भी जान जाएंगे कि अपनी कुंडली कैसी है। तो मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप आपकी कुंडली ये पॉडकास्ट देखते टाइम पे लेके बैठिए, आपको ये पॉडकास्ट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो जिग्नेश भाई, सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि एस्ट्रोलॉजी है क्या? देखो, बहुत सारी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी व्याख्या की जा सकती है, डेफिनेशन होती है। केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, क्योंकि उनकी लिमिटेशंस है। और जो लिमिटेड चीज़ें हैं उनकी व्याख्या हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी अनलिमिटेड है, तो उसकी व्याख्या नहीं हो सकती, लेकिन उसका निरूपण हो सकता है। निरूपण समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ये हमें पश्चिम से मिला हुआ शब्द है, लेकिन हमारा सनातन धर्म में हमारे पुरखों ने क्या शब्द यूज़ किया था, वो है ज्योतिर्वेद, ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र क्या है? वेदों की आँख है। आँख से हम क्या करते हैं? देखते हैं। और जो ज्योतिष शास्त्र में पारंगत होता है उसको त्रिकाल ज्ञानी कहते हैं। आपके पास्ट में क्या हुआ आपको पता है, कुछ चीज़ें भूल गए होंगे लेकिन ज़्यादातर पता होगा। वर्तमान में हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको पता है, तो आप भूतकाल और वर्तमान तो जानते ही हो, तो द्विकाल ज्ञानी तो आप हो गए। त्रिकाल ज्ञानी बनने के लिए आपको जानना क्या है? भविष्य। भविष्य कोई जानता नहीं है। कर्मणा गहनो गति ही, यानी कर्म की गति बहुत गहन है। क्या कल होने वाला है? गुजराती में कहते हैं, न जाण्यू जानकी ना थे, काले सवारे सूत से। तो जो कल होने वाला है वो आज जान ले, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो चमत्कार है। लेकिन जो कल होने वाला है वो कैसे होगा, कब होगा, क्या इसे रोक सकते हैं? अच्छा होगा कि बुरा होगा, उसका एक धुंधला सा चित्र, एक वैग पिक्चर अगर आपके सामने आ जाए, तो फॉग लाइट जैसे चालू कर देते हैं गाड़ी में, तो कैसा दिखता है? तो फॉग लाइट जैसा है एस्ट्रोलॉजी, जिससे आपको फ्यूचर की रूपरेखा पता चलती है कि आप क्या हो, यानी आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हो। प्रिकॉशंस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदली नहीं जा सकती, इसको कहते हैं द्रव। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आधी बदली जा सकती है, द्रव द्रव, द्रव अद्रव। और कुछ चीज़ें हैं अद्रव, मतलब उसको तो कभी भी बदल सकते हैं। तो जो चीज़ें अद्रव हैं, जो कभी भी बदल सकते हैं, अगर वो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हुई तो आप
आपका तो जैकपॉट लग गया। हाँ, और बराबर कुछ चीजें हैं जैसे कि रोग, द्रव मतलब बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते हैं, हाँ। कोशिश कर सकते हैं, डिसिप्लिन में रह सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं, तो हो सकता है। और कुछ चीजें ऐसी है जैसे आपका जन्म होना नहीं बदल सकते, जैसे आपका मृत्यु होना नहीं बदल सकते, और जैसे आपका मैरिज होना, शादी होना, लग्न होना, ये भी नहीं बदल सकते। तो ये चीजें एस्ट्रोलॉजी में एसेंशियल चीजें कही गई है कि वो नहीं बदल सकते। कुछ चीजें सेमी एसेंशियल है कि जिसको बहुत प्रयत्न करने के बाद पीछे पड़ जाओ तो कुछ कुछ अंश तक बदल सकते हो, और कुछ चीजें ऐसी है कि जिनको बिल्कुल चुटकी मार के बदल सकते हो। विदेश जा पाओगे कि नहीं जा, हाँ, नौकरी मिलेगी कि नहीं, हाँ, प्रमोशन होगा कि नहीं, हाँ, घर बनेगा कि नहीं, हाँ, तो ये बिल्कुल बदल सकते हो। तो अभी के हिसाब से गिने तो ये जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग उसी में इंटरेस्टेड है। हाँ। जो भी लोग मुझे पूछने आते हैं वो मेरा मोक्ष कब होगा ऐसा कभी नहीं पूछते, मेरा मृत्यु कब होगा वो कभी नहीं पूछते। तो एसेंशियल चीजें तो वो पूछते भी नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, नॉन एसेंशियल चीजें। तो नॉन एसेंशियल चीजों को हम बदल सकते हैं, वैग आइडिया से बदल सकते हैं, श्रद्धा से बदल सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज क्या है, बिलीविंग इन, फेथ रखना है। जो चीजें हैं वो हमें पता नहीं है इसलिए गलत है ऐसा सोचे बगैर ट्रायल एंड एरर करके देखो, कोशिश करके देखो, शायद बदल जाए। मेरे पास ज्यादातर लोग डुबके को तिनके का सहारा वाले आते हैं। सारी जगह पे जाके आए हो, कुछ नहीं मिला तो चलो करने में क्या हर्ज है, और उनको मिरेकल लगता है। तो वो मिरेकल लगने वाले लोग इतने एंथुजियास्टिक हो जाते हैं कि उनको एस्ट्रोलॉजी भी मिरेकल लगता है। ये एक तरह से एस्ट्रोलॉजी का नुकसान है। एस्ट्रोलॉजी मिरेकल नहीं है, एस्ट्रोलॉजी प्रोसेस है। और उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद परिणाम आता है, और जो परिणाम आता है वो नॉर्मल प्रोसेस से नहीं आता, इसलिए लोगों को लगता है कि ये चमत्कार है। तो दिस इज एस्ट्रोलॉजी। आपने बात की शादी के बारे में, तो वो एसेंशियल बोला आपने। हाँ। कि वो एसेंशियल अपना आता है, तो शादी तो बदल सकते हैं ना। आज हमको किसी के साथ शादी करनी है नहीं करनी है वो खुद का डिसीजन होता है, डिसीजन खुद का होता है। वैसे तो पेरेंट्स का डिसीजन होता है बच्चा पैदा करे या ना करे। वैसे तो व्यक्ति का डिसीजन होता है 7वें माले से छलांग लगा के सुसाइड करे या ना करे। बराबर है। तो ये एसेंशियल इसलिए है कि डेस्टाइन है। आपको लगता है कि आपने बदल दिया, लेकिन जो बदला वही डेस्टाइन नहीं है, क्या पता। हाँ, वो हो सकता है। जो आपको लिखा है वही मिलने वाला है, जो लेकिन वो रास्ता आप अगर 4 शादियां करके 5वीं शादी में सेटल हुए हो, तो वो 4 शादियां करने का, वो जद्दोजहद करने का, शादी करने का खर्चा, डिवोर्स लेने का खर्चा और बाद उसका समय, ये सब बचा सकते हो। एस्ट्रोलॉजी से, अगर पता है, अगर आपको पता है, समझे। तो एसेंशियल चीजों को सिर्फ जानो, सेमी एसेंशियल चीजों को जानो, कर सको तो एक्सेप्ट करो, और ना कर सको तो कोशिश करो बदलने की। और नॉन एसेंशियल चीजों को तो प्लान करो, बजट करो, आयोजन करो, बराबर है, जो चाहो कर सकते हो। तो एस्ट्रोलॉजी से ये सब चीज़ें हम पता कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। बल्कि ये पूछना चाहिए कि क्या पता नहीं कर सकते। और जो पता नहीं कर सकते वो भी पता कर सकते हैं, सिर्फ बता नहीं सकते, क्योंकि वहाँ लिमिटेशंस है। एस्ट्रोलॉजी हैज लिमिटेशंस, लेकिन वो लिमिटेशंस प्रिडिक्शन की है, नॉलेज की नहीं है। नॉलेज की नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में कौन सी ब्रांच होती है? बहुत सारी। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेज है और थी इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ब्रांचेज ऐसी है कि जिसको फॉलो करने वाले, जिसका नॉलेज रखने वाले लोग अभी है नहीं। लेकिन मेरे नॉलेज में 19 ब्रांचेज है एस्ट्रोलॉजी की। 19 ब्रांच, उसमें से मैं 6 ब्रांचेस का दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी पढ़ाई की है, मैंने उसका अभ्यास किया है, मैंने उसकी प्रैक्टिस की है। एक है हॉरोस्कोपिक एस्ट्रोलॉजी, यानी आपके जन्म के वक्त की आकाश की कुंडली जो बनेगी वो जन्म कुंडली है, उसके हिसाब से जो प्रिडिक्शन होता है उसको कहते हैं हॉरोस्कोपिक एस्ट्रोलॉजी। दूसरा है पामिस्ट्री, जैसे हम आपका चेहरा देख रहे हैं और मैं क्लिक कर लूँ, आपका फोटो निकालूं तो वो चेहरा ही दिखेगा। लेकिन अगर मैं एक्सरे निकालूं तो चेहरा नहीं दिखेगा। लेकिन एक्सरे में क्या दिखेगा, कौन सी हड्डी कहाँ पर है, मांसपेशियाँ कहाँ पर है। तो वो डिटेलिंग चाहिए
तो पामिस्ट्री है। पामिस्ट्री। पामिस्ट्री से आपको बहुत कम चीज़ों का पता चलता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों का पता चलता है। ओके। सबसे पहला क्या पता चलता है पता है? कुंडली सही है कि नहीं। हथेली अगर देख ली और सामने कुंडली पड़ी है तो आपको पता चल जाएगा कई लोगों की कुंडलियां गलत है। ओके। क्योंकि उनका जन्म का टाइमिंग, तारीख तो ठीक है, टाइमिंग नोट करने वाले जन्म लेने वाले और देने वाले होते ही नहीं है। ना जन्म देने वाली टाइम नोट करती है, ना जन्म लेने वाला टाइम नोट करता है, कोई तीसरा करता है। उसमें एक्यूरेसी होती नहीं है। तो एक्यूरेसी एस्ट्रोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। और अगर एक्यूरेसी नहीं होती है तो क्या होगा? कुंडली फ्लक्चुएट हो जाएगी। और कुंडली फ्लक्चुएट हो जाएगी तो प्रिडिक्शन गलत हो जाएगा। प्रिडिक्शन गलत हो जाएगा तो ब्लेम एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर पे आएगा। तो वो टालने के लिए हर कोई हॉरोस्कोपिक एस्ट्रोलॉजर को इतना पामिस्ट होना चाहिए कि वो हथेली देख के पता कर पाए कि कुंडली सही है कि गलत। फिर भले ही कुंडली के हिसाब से प्रिडिक्शन करे। क्योंकि कुंडली प्रिडिक्शन की लंबी रेंज देती है। कुछ भी पूछो कुंडली से पता चलेगा। हथेली से पता चलने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताई? कुंडली सही है कि नहीं है। तो यही पता चलेगा। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, 30% लोगों की कुंडली गलत होती है। दूसरा फायदा पामिस्ट्री का ये है कि कई लोगों के पास ना तो जन्म की तारीख है, ना तो जन्म का समय है। तो क्या उनको अपना फ्यूचर जानने का राइट नहीं है, हक नहीं है? कैसे जानेंगे? तो उसके लिए भी हथेली काम आती है। तो पामिस्ट्री इज अनदर ब्रांच। तीसरी ब्रांच है, वो है शिव स्वरोदय शास्त्र। स्वर, आवाज, कैसी आवाज निकलती है आपकी, आपके वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कैसे करते हैं। लिंग भेद के अनुसार स्त्रियों का आवाज पुरुषों के आवाज से अलग होता है। व्यक्तियों का आवाज भी अलग होता है। हम लता मंगेशकर, सोनू निगम को जानते हैं, उनकी आवाज कैसे, हम चाहकर भी ऐसी आवाज नहीं निकाल सकते। कुछ लोगों को ऐसा आशीर्वाद मिला है कि वो किसी की भी आवाज निकाल सकते हैं, मिमिक्री करते हैं। तो ये आवाज का जो वेरिएशन है वो उनकी वर्सेटैलिटी है। उनकी जो क्षमताएं हैं वो आवाज से अभिव्यक्त होती हैं। तो अगर कोई बोलेगा, कोई भी वाक्य बोलेगा, तो उसके वोकल कॉर्ड कैसे वाइब्रेट होते हैं? आवाज ताल्लुक है। ताल्लुक यानी अपने तालवे से निकल के आती है, नाभि से निकल के आती है, गले से निकल के आती है, हृदय से निकल के आती है, सूक्ष्म है, भारी है, कितने डेसिबल की है। ये सब जान के आपको पता चलेगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये जल्दी गुस्सा होने वाला व्यक्ति है कि एकदम शांत है, कूल एंड काम है कि एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो ये पता कैसे चलेगा? शिव स्वरोदय शास्त्र। तो ये एक अलग ब्रांच है। फिर है सामुद्रिक लक्षण। हमें चेहरा मिला है, ज़्यादातर चेहरा हेरिडिटी में आता है, डीएनए से आता है। डीएनए की मेमोरी होती है, सालों तक नहीं सदियों तक मेमोरी रहती है। तो वो डीएनए के हिसाब से आप अपने पिताजी की तरह, दादाजी की तरह, नाना जी की तरह कैसे भी होके ऐसे ही दिखोगे। तो किसने ये बॉडी को बताया कि आप अपने नाना जी की तरह दिखो? तो ये डीएनए की मेमोरी है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी सेव होती जाती है, बचा के रखते हैं। और म्यूटेशन जब होता है तब चेंज आता है। तो जो डीएनए का म्यूटेशन है उससे चेंज आ जाता है। और चेंज आता है तब पता चलता है कि जो वर्ण संस्था थी हमारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वर्ण संस्था के हिसाब से अगर आपकी 7 पीढ़ी ने ब्राह्मण हो लेकिन 7 पीढ़ी से ब्रह्म कर्म नहीं किया तो 7 पीढ़ी के बाद म्यूटेशन आएगा। फिर आप ब्राह्मण ही नहीं रहोगे। तो ये जो है वो सामुद्रिक लक्षण है। चेहरा कैसा है, गोल है, त्रिकोण है, लंबचौरस है, लंबा है, चौड़ा है, आंखें कैसी हैं, आंखों का कलर कैसा है, कान कैसे है, कान की जो ये छोटी वाली जगह है चिपकी हुई है कि खुली हुई है, होठ कैसे है, अब बैठते कैसे हो, बात कैसे करते हो। ये सब चीज़ें जो है वो सामुद्रिक लक्षण है। चेहरे पे तल है, लाखे का निशान है, ये सब देख के पता चलता है कि व्यक्ति के पितरों से कनेक्शन क्या है। पितृ भी कुंडली के दोष में ही आते हैं। राहु और सूर्य से, राहु और चंद्र से, शनि और राहु से जो दोष होते हैं वो पितृ दोष है। तो वो सब दोष से पता चलता है कि भी ये आदमी को या व्यक्ति को या जातक को पितृ दोष है कि नहीं। तो वो है सामुद्रिक लक्षण। तो ये कोई नास्तिक आदमी होता है तो वो बोलता है कि भाई कोई आदमी गुजर गया है, उसके बाद वो क्या इफेक्ट करता है, तो ये इफेक्ट करता है। आपने बोला वो नहीं, गुजरने के बाद वो बॉडी तो इफेक्ट नहीं करता, बॉडी नहीं, मगर जो आत्मा, लेकिन सोल भी इफेक्ट नहीं करता।
आत्मा इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि आत्मा इफेक्टलेस है। ओके। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम नैनम दहति दहति पावकः। पावकः। गीता जी में कहा है ना हाँ, हाँ। कि आत्मा को कोई इफेक्ट होती नहीं है, ओके। और आत्मा किसी को इफेक्ट करने से बाध्य नहीं है। बॉडी तो आत्मा निकल गई तो निर्जीव पिंजरा हो गया। ओके। इफेक्ट क्या करता है? विश, हाँ। डिजायर, हाँ। मैनिफेस्टेशन। ओके। अगर पूरी जिंदगी में आपने कुछ चीजों की डिजायर की है तो वो जल्दी मरती नहीं है। हाँ। आपकी विश है, वो जल्दी मरती नहीं है, वो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ओके। अगर वो बर्निंग डिजायर है तो आप मर गए, आपका बॉडी जला दिया गया, डांट दिया गया, कुछ भी किया, आपकी आत्मा चली गई, फिर भी आपकी डिजायर जिंदा है। हाँ। और वो डिजायर इफेक्ट करती है। ओके। और वो डिजायर कैसे इफेक्ट करती है कि साइकोसोमेटिक, हमारा अंतर्मन होता है, मन होता है तो अंतर्मन भी होता है। अंतर्मन में कुछ चीजों की छाप पड़ी हुई है और वो कभी कभी ही बाहर आती है, और जब वो बाहर आती है तो वो सेंसर वाली होती है। कैसी होती है? सेंसर। सेंसर। हमारे आसपास जो भी वाइब्स है हाँ। उसको कैच करती है। हाँ। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ओके। और अगर नेगेटिव वाइब्स को कैच कर लिया तो वो टेंडेंसी है हमारी। कई लोगों को लोग मरे हुए की शोक सभा में नहीं बुलाते, क्योंकि उनके वाइब्स इतने पॉजिटिव है कि लोग हंसने लगते हैं। हाँ हाँ। स्माइल आ जाता है स्माइल आ चेहरे जाती पे, है, उसको देख के ही स्माइल आ जाता तो वो है। वाइब्स की बात है। हाँ, हाँ। तो वो वाइब्स इफेक्ट करती है, ओके। और वाइब्स इफेक्ट सबको नहीं करती। अगर आपका कनेक्शन आपके पिताजी से उनके मरने के बाद भी है, अगर आप उनको याद करते हैं, अगर आप भाद्रपद महीने में उनका श्राद्ध करते हैं, अगर उनके पीछे ब्रह्म भोजन कराते हैं, या कुछ और भी करते हैं कि जिनसे आपकी मेमोरी में वो जिंदा रहे। हाँ। अगर आपकी मेमोरी में वो जिंदा है तो वो आपको पितृ होके आशीर्वाद भी दे सकते हैं, या दुखी होके श्राप भी दे श्राप सकते भी हैं। दे सकते हैं। ओके। तो अगर कोई ये सब नहीं करता है तो उसके अंदर जिंदा नहीं होंगे वो? नहीं, वो भूल जाना चाहिए। ओके। उसको कभी भी सुख में दुख में अपने पेरेंट्स, अपने गुजरे हुए पुरखे याद ही नहीं आने चाहिए। ओके। अगर नहीं याद आते तो फिर वो कनेक्शन नहीं है। ओके। तो वो सुख भी नहीं देगा और दुख भी नहीं देगा? सुख भी नहीं देगा, दुख भी। यू आर एट योर ओन। ओके। हाँ। सुख नहीं देगा, दुख नहीं देगा, लेकिन वो कनेक्शन इतना आसान नहीं है काटना। हाँ। आप छोटे थे तब आपको कैसे हाथ में लेके घुमाए थे पिताजी हाँ, ने। हाँ, आप बहुत छोटे थे तब आपको कैसे मम्मी ने ग्रो किया, संस्कार दिए, वो इतनी आसानी से भूल नहीं सकते। और उसको पितरों को स्पार्क चाहिए। अगर पूरी जिंदगी में एक बार भी अगर याद कर लिया, एक बार भी अगर वो आपकी मेमोरी में घुस गए, हाँ। तो फिर पितृदोष या पितृ आशीर्वाद मिलना तय है। तय है। ओ, ये बड़ी बात है। ये पितरों के बारे में हमको एक अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा। जरूर करेंगे। नक्षत्र शास्त्र क्या है? देखो, नक्षत्र शास्त्र एक अलग से विषय नहीं है। पूरा एस्ट्रोलॉजी जो है वो 12-9-12 में बना है। ओके। 12 राशि है, राशि आप सबको पता है। मेष राशि है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। मीन। अंग्रेजी में भी उसके नाम है। 12 हाउसेस है कुंडली में। अगर आप कुंडली का चार्ट देखोगे तो उसमें 12 हाउस है, उसको घर कहते हैं। तो ये 12, वो 12, और ग्रह कितने हैं? 9। 12, 9, 12। 12 राशि, 9 ग्रह, 12 हाउसेस। इन्हीं से एस्ट्रोलॉजी बनती है बड़े बड़े तौर पे देखें तो। ओके। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए कुछ, जैसे कि मुझे आपके यहाँ आना था, एड्रेस पता नहीं था, तो क्या चाहिए कि पहले पता करना पड़ेगा कि वाघोड़िया रोड कहाँ है, वाघोड़िया रोड बाद सोमा तालाब कहाँ है, फिर आपका फ्लैट कहाँ है, और फ्लैट में आने के बाद भी मुझे नंबर चाहिए आपके घर का। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो ये एक्यूरेट जीपीएस लोकेशन अगर देना है तो नक्षत्र ज्योतिष है। ओके। अगर एक्यूरेट जीपीएस लोकेशन का मतलब क्या है कि 12 राशियां, पूरा ब्रह्मांड जो है वो 360 डिग्री का है। यानी कि एक सर्कल बना लेते हैं तो वो कितनी डिग्री होती है? 360। उसको 12 भाग में बांट दो तो कितनी डिग्री हो गई एक राशि की? 30। हाँ, बराबर। 12 इंटू 30, 30, हाँ, 360 हो गए। तो हर एक राशि के पास कितनी डिग्री आई? 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री की राशि को भी बांट देते हैं 2.25 पोर्शन में। कितना? 2.25। ओके। तो 2.25 पोर्शन में बांट दिया तो 9 डिग्री और 60 कला। ओके। ये एस्ट्रोलॉजिकल मैथमेटिक्स है। कला। तो
60 कला और 9 डिग्री में एक नक्षत्र होता है। तो पूरी एक राशि है, उसमें 2.25 नक्षत्र होते हैं। ओके। तो अगर आपकी राशि शिव है तो कुंभ होगी, और कुंभ राशि है तो कुंभ राशि में आपके 3 नक्षत्र हो सकते हैं। और नक्षत्र का भी माइक्रो सब डिवीजन किया हुआ है, जिनको कहते हैं नक्षत्र पद। तो एक नक्षत्र है, उसके 4 पद है। 4 पद है, तो 2.25 नक्षत्र के 10 पद होंगे। ओके, हाँ। 9 पद होंगे। हाँ। तो एक राशि में 9 पद होंगे। अगर आपने बोल दिया कि भी आपकी राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और उसका पहला चरण है, पहला पद है, इसका मतलब कि एकदम लोकेशन फिट आ गया। पता चल गया कि जो भी नक्षत्र है उसमें सूर्य बैठा है, चंद्र बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, तो हम उसको लोकेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि पूरी राशि तो 30 डिग्री की है और इतने बड़े ब्रह्मांड की 30 डिग्री को हम एक्सप्लोर करने जाएंगे तो ग्रहों का पता नहीं चलेगा। तो उसको सब डिवीजन में बांट के पता करते हैं, वो है नक्षत्र। नक्षत्र का भी सब डिवीजन है पद, और वो पद में अगर जाएंगे तो पता चलेगा कि कौन सा ग्रह कौन से पद में बैठा है। और वे पद के हिसाब से प्रिडिक्शन लिखा है हमारे ऋषियों ने कि अगर आपका जन्म अमुक राशि में अमुक नक्षत्र के अमुक पद में हुआ है तो आपका स्वभाव, चरित्र, नसीब, संस्कार और गति ऐसी ही होगी। तो इतना डिटेल में कोई जाता नहीं है, तो उनको पता चलता नहीं है। ये इतने सारे शास्त्र, तो ये नक्षत्र ज्योतिष है। ये हमने जो आपने बोला टाइप बोला, तो ज़्यादातर लोगों को 2 ही टाइप मालूम है, जो पामेस्ट्री बोलते हैं और जो एस्ट्रोलॉजी, जो कुंडली के हिसाब से देखते हैं। अरे उससे ऊपर भी एक है, आपने महाभारत में शकुनी का नाम तो सुना ही होगा। वो किस में मास्टर था? वो पासा डालने में। वो भी एक साइंस है। उसको कहते हैं रमल पासा। रमल पासा का मतलब है कि वो रमल पासा वाला, अगर जिसने ये स्टडी किया है, सिद्धि प्राप्त की हुई है, वो अगर ये पासा ऐसा करके डालेगा ना, तो वो जो बोलेगा वही पासा आएगा। और वो पासे के हिसाब से प्रिडिक्शन करेगा। हमारे पूरे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में हमारे 2 बड़े ग्रंथ, एपिक पोएम कहते हैं, रामायण और महाभारत में, और उसके बाद भी शंकराचार्य आए, अद्वैत का सिद्धांत लाए, तो ये बुद्ध आए, जैनिज्म आया, ये सब आए। और सब लोगों ने अपने अपने तरीके से पूरे धर्म की, रिलीजन की व्याख्या की, लेकिन सब लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ एडॉप्ट किया। क्या कर लिया? एडॉप्ट किया। जैनिज्म में भी एस्ट्रोलॉजी है, हमारे सनातन धर्म में तो है ही है। तो सारे रिलीजन में, इवन वेस्टर्न कंट्री में, अब्राहमिक रिलीजन जो है उनमें भी एस्ट्रोलॉजी है। तो ये एस्ट्रोलॉजी को जैसे के तैसे एडॉप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये छोड़ने वाली चीज नहीं है। उसका फायदा बहुत है, उसका पावर एब्सोल्यूट है। लेकिन याद ये रखना चाहिए कि ऑलवेज एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। तो जो एस्ट्रोलॉजर बनेगा उसके पास शक्तियां बहुत होंगी, पावर बहुत होगा, आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का देखने की ताकत होगी। अगर वो मैनिपुलेटिव है, अगर वो गलत है, अगर वो किसी का नुकसान करना चाहता है, अगर वो किसी से फायदा उठाना चाहता है, तो एस्ट्रोलॉजी में श्राप भी है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी को कभी कभी, ओशो रजनीश के बारे में तो सुना ही होगा, उसने क्या कहा है पता है? एस्ट्रोलॉजी इज श्रापित विज्ञान। विज्ञान कहा है, लेकिन कैसा है? श्रापित है। क्यों है? क्योंकि जिन चीजों को डेस्टिनी ने, ईश्वर ने आपसे छिपाया है, जो आप जानो, वो डेस्टिनी नहीं चाहती कि आप जानो। और उसके बारे में अगर जानने की कोशिश करते हो, तो अगर वो करते हो तो उसका पाप लगेगा। लेकिन अगर जन कल्याण के लिए करते हो, दूसरों की हेल्प के लिए करते हो, तो वो पाप मिनिमल हो जाएगा। लेकिन अगर अपने फायदे के लिए करते हो, तो पहला तो ये है कि आपका नुकसान होगा, दूसरा ये है कि आपका प्रिडिक्शन कभी सही ही नहीं होगा। क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में 2 प्रकार की वाणी है, एक है सिद्ध वाणी और एक है कालवाणी। तो कालवाणी हो जाएगी, गुजराती में कहावत है ना, 12 वर्षे बावो बोलियो जा बेटा दुकाल पड़ेगा। ऐसा हो जाता है कि वो सही कुछ भी बोले होता ही नहीं है, गलत कुछ भी बोले हो ही जाएगा, तो लोग मार के भगाएंगे, काली जबान। यस, तो वो काली जबान हो जाता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना दानत को संभाल के रखो, ऑनेस्ट रहो। जैसे डॉक्टर बनते हैं तो हिपोक्रेट्स की ओथ लेते हैं ना, ऐसी तरह अगत्य की ओथ है एस्ट्रोलॉजरों को कि वो कुछ चीजें ऐसी है कि जो नहीं कर सकते। ये एस्ट्रोलॉजी की लिमिटेशंस भी है। अगर जानना चाहे तो बताओ कि क्या लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट डेथ। किसी का मृत्यु कब होगा नहीं बता सकते।
दूसरा है यू कैन नॉट प्रिडिक्ट ऑफ योर कीन्स, अपनों का नहीं देख सकते, ओके, ना खुद का देख खुद का सकते नहीं हैं, देख- ना अपने बच्चों का देख सकते हैं, ना अपनी बीवी का देख सकते हैं, ना अपने माता पिता का देख सकते अगर हैं, देखते हैं तो वो गलत ही होता है, क्योंकि आप पार्शियल हो जाओगे। हाँ। डॉक्टर खुद के परिवारजनों की सर्जरी खुद सर्जरी नहीं नहीं करता, कर सकता डेफिनेटली। तो वही है रीजन कि आप पार्शियल हो जाओगे। Okay. एस्ट्रोलॉजी में पार्शियलिटी नहीं चाहिए, ओके ना प्यार की पार्शियलिटी की चाहिए, ना लालच की, ओके, तो वो पार्शियल हो जाए। अपनों का नहीं देख सकते, डेथ का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, पैसा लेके प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ओके, यू कैन नॉट मेक मनी आउट ऑफ प्रिडिक्शन। ओ, You can suggest remedies, and if that person agrees, if he has a faith in that, then you can take money as a dakshina from doing remedies, but you cannot take a penny for predicting prediction. something. ओके, डायग्नोसिस के पैसे नहीं है। तो ये जो अखबार में ऐड आती है 501 में, ये जान लो, ये जान लो, होते हैं, और हम यहाँ पर किसी और के बिजनेस पे टिप्पणी करने के लिए नहीं है, करते हैं लोग, और उनका जो काम है वो तभी चल रहा है जब लोगों को फायदा हो रहा है। ओके, नहीं चल रहा तो ये तो इंडिया है, अखबारों में आती है, आप कभी लंदन जाओ, कनाडा जाओ, देखो पूरी मेट्रो ट्रेन में आदमकद की तस्वीरें लगी है एस्ट्रोलॉजरों की, हाँ हाँ, नीचे हेल्पलाइन नंबर जैसा लिखा है, और इतनी बड़ी बड़ी अखबारों में पूरा पन्ना भर के उनकी एडवर्टाइज आती है। ओके, तो वो उनके लिए क्या है, हाँ, एक जरिया है अपनी किस्मत चमकाने का। लोगों की किस्मत चमका पाए कि नहीं वो पता नहीं है, लेकिन वो उनके लिए जरिया है। एडवर्टाइज तभी करनी चाहिए जब नीडी ना मिले। ओके, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर एवरीबडी, बट एस्ट्रोलॉजी फॉर दोज हु आर इन रियल नीड। ओके, और जो रियल नीड वाला है तो वो तो ढूंढेगा, ढूंढेगा, हाँ उसको क्यों आपको बुलाना है, हाँ हाँ, वो आपका पोटेंशियल कस्टमर नहीं है। हम्म, और सोच भी ऐसी रखनी चाहिए कि पोटेंशियल कस्टमर कोई ना हो, क्योंकि जो भी पोटेंशियल कस्टमर होगा वो तो बेचारा बड़ी दिक्कत में होगा, वो तो बड़ा परेशान होगा। तो वो परेशान वाले लोग कम हो, इतना अच्छा है। हाँ हाँ, वो तो बराबर है, ऐसे इंसानियत की दृष्टि से भी वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अगर जरूरत पड़े, ना करे नारायण, और ऐसी जरूरत पड़ जाए तो एस्ट्रोलॉजी इज वेरी हेल्पफुल। ओके, हमने देखा है आपकी प्रोफाइल पे, आप जो फेसबुक पे और यूट्यूब पे आपका चैनल है उसके ऊपर देखा है आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करते हो जी। तो वो क्या है, हमें वो बताइए। मैंने आगे बताया ना, जो नॉन एसेंशियल और एसेंशियल चीज़ें, हाँ। उसमें से सेमी एसेंशियल चीज़ें जो है वो है हेल्थ। और हमारे पुराण के कालों में भी कहा है, पहलू सुखते जाते नर्या, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यानी आप जो कुछ भी करना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो कि मोक्ष पाना चाहते हो, उसके लिए शरीर तो चाहिए। बाद में छोड़ देना मोक्ष मिल जाए तो, लेकिन शरीर चाहिए। और शरीर कैसा चाहिए, हेल्दी चाहिए। अगर हेल्दी शरीर नहीं है तो ना घूम पाओगे, ना पूरी इंद्रियों का सुख भोग पाओगे। तो वो भोगने के लिए हेल्दी रहना है। और पूरी दुनिया को शादी करवा दे, विदेश भेज दे, जॉब लगवा दे, ऐसी एस्ट्रोलॉजी हेल्थ नहीं अच्छी करवा सकती। तो मेरा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा गया, तो मैंने उसमें पढ़ाई की। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कोई अलग से शाखा नहीं है, लेकिन अगर आप जन्मते वक्त बच्चे का सही टाइम, बर्थ डेट, बर्थ प्लेस वगैरह लो, और 8 साल का होने तक उसकी हथेली का पूरा ऑब्जर्वेशन करो डे टू डे। और पामिस्ट्री की एक लिमिटेशन है कि खाने के बाद हथेली नहीं देख सकते। तो जिनको भी अपनी हथेली दिखवानी है, उनको भूखे पेट रहना पड़ेगा। तो वो भूखे पेट अगर हथेली का 2 दिन 3 दिन पूरा ऑब्जर्वेशन करते हो, तो जो व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बर्थ डेट क्या है, बर्थ का टाइम क्या है, 8 मिनट के ड्यूरेशन होता है, 8 मिनट का फ्लक्चुएशन हो सकता है उसमें, लेकिन वो बर्थ का टाइम क्या है। हमारी बहनें मासिक धर्म में आती है तो वो कब आएगा, क्योंकि वो कंसीव करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो कब आएगा, ये सारी चीज़ें पामिस्ट्री से, एस्ट्रोलॉजी से पता चल सकती है। तो ये सारी चीज़ें बॉडी की हुई, और बॉडी की चीज़ें हैं तो बॉडी पे हमारे ग्रहों की असर है। सूर्य की असर कहाँ है, चंद्र की असर कहाँ है, वो हमारे ऋषियों ने बहुत पहले से लिखा हुआ है कि जो सूर्य है वो सर का कारक है, और सर हमारे लिए क्या कारक है, अभिमान का कारक है। तो अहम का कारक है। आप कैसे दिखते हो, आपका लुक क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका विल पावर कैसा है, आपको कोई साइकोसोमेटिक डिसीज तो नहीं है, ये सब सूर्य से पता चलता है। चंद्रमा मनसो जातस, चंद्र जो है वो मन का कारक है। तो आपके मन में विचार कैसे हैं, आप क्रिएटिव है कि नहीं,
आपको कला की समझ है कि नहीं, आप प्यार कर सकते हो कि नहीं, आप संवेदनशील हो कि नहीं, ओके, चंद्र से पता चलता है। जानते हैं। मंगल रुधिर का कारक है, पूरे शरीर में जो रक्त बहता है ना उसका कारक मंगल है। तो रुधिर में कितनी चीजें हैं, ऑक्सीजन से लेके पोटेशियम तक, आयरन तक, B12, D3। ओके, लेबोरेटरी वाले आके इतना सा खून लेके जाते हैं हाँ। और पूरा चार्ट चिट्ठा निकाल के दे देते हैं, किडनी में क्या है, लीवर में क्या है, हार्ट में क्या है, कहते हैं कि नहीं। तो वो मंगल से पता चलता है, क्योंकि रुधिर का जो कारक देव है वो मंगल है। बुध जो है वो हृदय का कारक है। हाँ, बुध से आपके हार्ट बीट्स क्या है, कब बीट्स बढ़ जाती है, वो प्यार वाली बीट्स नहीं, वैसे हेल्थ वाली, तो वो बीट्स कब बढ़ जाती है, क्या होता है, वो बुध से पता चलता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, वो सब पता चलता है बुध से। गुरु जो है वो चर्बी का कारक है। शरीर में फैट क्या है, तोंद बाहर आई हुई कि नहीं, हेरिडिटी है कि नहीं, हार्मोन्स के कारण है कि थायराइड भी हार्मोन्स है, लेकिन किसके कारण है, वो गुरु से पता चलता है। शुक्र से पता चलता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन क्या है, आपकी प्रजनन क्षमता क्या है। स्त्रियों में जो अंडे बनेंगे वो कितने बनेंगे, कितने क्वालिटेटिव बनेंगे, पुरुषों के शुक्राणु कैसे रहेंगे, लिबिडो कैसी रहेगी लोगों की, ये सब। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे रोग है, जातीय रोग है, वो शुक्र से पता चलेगा। शनि जो है वो वायु का देव है, तो शरीर में वायु के प्रकोप से 60% रोग होते हैं। कितने? 60% रोग सिर्फ वायु के प्रकोप से होते हैं। तो वायु जो है वो शनि का कारक है। शनि के कारण पता चलता है कि इसके शरीर में वायु के साथ पित्त का प्रभाव है, वायु के साथ कफ का प्रभाव है, कि वायु एब्सेंस है और कफ और पित्त का प्रभाव है। तो ये तीनों प्रकृतियों के प्रभाव को पता करके पता चल सकता है कि आगे चल के इसको अल्सराइटिस, एसिडिटी या कोलाइटिस होने वाली है कि सर्वाइकल होने वाला है। आगे चल के उसको वेरिकोज वेन होने वाली है कि फैटी लीवर होने वाला है। तो ये सब चीजें शनि से पता चलती है। राहु इन्फेक्शन का कारक है। आजकल देख रहे हैं कुछ ऐसे रेयर बैक्टीरियल डिसीज हो रहे हैं, वो सब राहु इजाद करता है। कहाँ से आते हैं? पहले एड्स नहीं था, पहले इबोला नहीं था, पहले चिकनगुनिया नहीं था, ये सब रोग आ रहे हैं। तो राहु इनोवेटिव इन्फेक्शन का कारक है। ये मेरा डेवलप किया हुआ टर्म है, इनोवेटिव इन्फेक्शन। म्यूटेशन करके जो भी कोरोना, ये सब राहु से होता है। तो राहु इन्फेक्शन का कारक है। और केतु डेफिशिएंसी का कारक है। केतु किस चीज का कारक है? डेफिशिएंसी। शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है, किसी का कमजोर इंसुलिन बन रहा है, डायबिटीज होगा। और ज्यादातर जो टाइप 1 डायबिटीज है वो केतु से होता है। टाइप 2 डायबिटीज है वो हेरिडिटी से होता है, गुरु से होता है। समझे? तो ये ग्रह किस प्रकार से आपकी कुंडली में बैठे हैं, उससे हमें पता चलता है कि आपको आगे चल के क्या रोग होने वाला है। या मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ प्रिवेंटिव साइंस, वो डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है। आपकी गाड़ी को गोबा पड़ जाए फिर इंश्योरेंस नहीं लेना है, पहले से करना है। तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होते ही छठे दिन विधाता लेख लिखेगी। छठी के लेख नहीं कहते, छठी के लेख लिखते थे। फिर 12वें दिन उसके नामकरण होता था और उसी दिन उसकी कुंडली बनती थी। और वो कुंडली बनाने के तुरंत बाद जो भी ज्योतिषी है, गौर महाराज है, पंडित है, ज्ञानी है, उनसे सारे परिवार के लोग इकट्ठा होकर बैठेंगे और पूछेंगे कि भाई बताओ इसकी कुंडली में क्या है। तो वो ज्योतिषी क्या बताएगा? एक कि ये लड़का पढ़ाकू होगा या लड़ाकू होगा। लड़ाकू होगा तो युद्ध में भेजो, सैनिक बनाओ, खिलाड़ी बनाओ, फिजिकल फिटनेस ज्यादा रहने वाली है। पढ़ाकू होगा तो पढ़ाओ। कुछ कहते हैं कि ये सन्यासी होगा। शंकराचार्य को बोला था, बुद्ध को बोला था, तो वो शंकराचार्य वो सन्यासी होगा। तो फिर उसको दुनियादारी में डालने की जरूरत नहीं है, उसी रास्ते जाओ। तो उसी दिन 12वें दिन पता चल जाता था कि ये लड़के को हम किस तरह से ब्रॉटअप करें, उसकी परवरिश कैसे करें। तो ये प्रिवेंटिव साइंस है, प्लान साइंस है। आयोजन कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और अच्छा है उसको पूरा 100% भोग सकते हैं, और बुरा है उसको 50% कम कर सकते हैं। आपने बताया कि हम जान सकते हैं कि हमको ग्रहों के कारण कौन सी तकलीफ हो सकती है, मगर उसको हम रोक कैसे सकते हैं? यानी वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन रोकना बदलना एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है। डायग्नोसिस के लिए एस्ट्रोलॉजी है, और रोकने के लिए, रिवर्स करने के लिए, टालने के लिए, कम करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए रेमेडियल साइंस है।
एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ते हैं उनको रेमेडियल साइंस भी पढ़ना चाहिए। हमारा स्पिरिचुअल रेमेडियल साइंस, जिसमें होती है विधि, पूजा, जप, तप, व्रत, अनुष्ठान, ओके, रत्न धारण, ये सब रेमेडियल साइंस में आता है। वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट ही नहीं है। ओके। एस्ट्रोलॉजी आपको कह देती है कि आप डॉक्टर बनोगे, खत्म। अगर आपको डॉक्टर नहीं कलेक्टर बनना है तो एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं करेगी। गाइड कर सकती है, नॉलेज दे सकती है, लेकिन अगर बदलना है तो आपको रेमेडीज में जाना पड़ेगा। और रेमेडीज में जाने के लिए फेथ जरूरी है। श्रद्धा नहीं है तो लोग पूछेंगे कि ये करने से ये कैसे हो जाएगा, मैं यहाँ पूजा करूंगा और मेरी नौकरी कैसे लग जाएगी, मैं यहाँ मंगलवार का उपवास करूंगा और मेरी मैरिज लाइफ अच्छी कैसे हो जाएगी, मैं यहाँ कोई अंगूठी पहनूंगा और मेरा विदेश योग कैसे हो जाएगा। तो ये क्या है? लॉजिक चलता किस पे है? कोजेशन पे। कोजेशन समझते हैं, कार्य और कारण का संबंध, कि एक कार्य हुआ तो उसका कारण होगा और कुछ परिणाम आया तो कुछ कार्य किया होगा। तो कोजेशन का बगैर कोई साइंस नहीं बनता। एस्ट्रोलॉजी साइंस है तो उसके पीछे कोजेशन कहाँ है, लोग पूछते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर कोई स्विच है और कोई बल्ब है। आपको सिर्फ स्विच दिखेगी, आपको सिर्फ बल्ब दिखेगा, अंदरूनी जो कंसील वायरिंग है वो दिखेगा नहीं दिखेगा। कंसील वायरिंग नहीं दिखेगा। और कोई अगर एलियन आ गया, कोई अगर 100 साल पहले वाला कोई अभी आ गया और उसने बटन दबाया और लाइट जली तो उसको तो चमत्कार लगेगा। लेकिन वो चमत्कार थोड़ा ही है, कंसील वायरिंग है। और कंसील वायरिंग है दिखाओ तो उसके लिए तो मुझे मेरी पूरी भीत खोदनी पड़ेगी। तुम आओ, तुम घर बनाओ, तुम कंसील वायरिंग करो, तब पता चलेगा। तो कंसील वायरिंग है, कोजेशन है, कार्य और कारण का रिलेशन है, लेकिन वो हर किसी के समझने की बात नहीं है। और जो समझना चाहता है वो दुखी नहीं है, सिर्फ भूखी है। क्या है? हंग्री है। तो वो जो समझना चाहते हैं वो हंग्री है। लेकिन जो दुखी है उसको तो सिर्फ रेमेडी चाहिए। बबूत दे दो, मिट्टी दे दो, धूल दे दो, लेकिन उसका काम हो गया। उसका काम हो गया तो फिर उसको कोजेशन में जाना नहीं है। और जब तक इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उनको खुद को जरूरत नहीं पड़ती, तब तक ये कोजेशन वाली कुतर्क चर्चा चलती रहती है। जब तक वो मिलता नहीं है, परिणाम नहीं मिलता। खुद जब तक विक्टिम नहीं होते उन खुद को चारों ओर से अंधेरा नहीं दिखता है, उनको एस्ट्रोलॉजी के अलावा कोई आपको दिलासा भी नहीं दे सकता, तब वो लोग भी एस्ट्रोलॉजी का अप्रोच करते हैं। मैं काम कर रहा हूँ 22 साल से, मुझे पता है कि लोग आते हैं, पूछते हैं, दिखाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं जाहिर में जिग्नेश भाई कभी मत बोलना। तो ये इंटेलेक्चुअल होने की मजबूरियां हैं जो मुझे नहीं है। आपने बताया। तो अब आजकल अभी कैंसर बहुत चल रहा है जी, तो क्या हम कुंडली से या पामेस्ट्री से, आपने जो शास्त्र बोला उससे कैंसर होने वाला है, उससे पहले हम समझ सकते हैं या समझ सकते हैं कि वो होने वाला है? बिल्कुल समझ सकते हैं, लेकिन हम पहले समझे कि ये शब्दों का महत्व क्या है। एक है प्रिडिक्शन, दूसरा है फॉरकास्टिंग, और तीसरा है विजन। तो जब प्रिडिक्शन होता है तो उसको विजन मानने की गलती ना करे। बहुत बढ़िया सा एक किस्सा है। अपने हॉलीवुड की एक नटी है, एक्ट्रेस है, एंजेलिना जॉली, उसका नाम सुना होगा। तो मशीनों ने प्रिडिक्ट किया, मशीनों ने, एस्ट्रोलॉजी ने नहीं, लेकिन मशीनों ने क्या प्रिडिक्ट किया कि इन फ्यूचर यू मे बी वल्नरेबल टू हैव अ ब्रेस्ट कैंसर। व्हाट शी डिड, शी बिलीव्ड इन, शी रिमूव्ड हर ब्रेस्ट एंड इम्प्लांटेड सिलिकॉन। तो उसने बिलीव नहीं किया होता और वेट किया होता तो शायद हो सकता था कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो, और शायद हो सकता था कि ना हो। लेकिन ये तो आपके बिलीव पे है, ये तो आपकी श्रद्धा पे है। अगर एस्ट्रोलॉजर आपको कोई प्रिडिक्शन देता है तो उसमें संभावनाएं दो है। एक, आपका और एस्ट्रोलॉजर का ऋणानुबंध क्या है, और एस्ट्रोलॉजर ज्ञानी कितना है। ये दो चीज़ों पे वो प्रिडिक्शन का भार है। अगर वो बहुत ज्ञानी है और आपसे उनका ऋणानुबंध, लेना देनी कहते हैं ना, वो बहुत बढ़िया है, तो वो जो बोलेगा वो होगा। और अगर वो ऋणानुबंध कम है लेकिन ज्ञानी बहुत है तो आधा होगा। और वो ज्ञानी कम है और ऋणानुबंध ज्यादा है तो जरूर होगा। इस पे ही मुझे साइंस है, उसमें मैथमेटिक्स है, गिनतियां हैं,
जो पता चलता है कैंसर का, वो प्लेनेट क्या होता है, कौन से स्थितियों में होता है, तब कैंसर होने की संभावना है, वो है। ओके। और वो देख के बता सकते हैं। लेकिन जैसे पैथोलॉजिकल रिपोर्ट बता सकते हैं, एमआरआई स्कैन बता सकती है, बायोप्सी बता सकती है, उतनी एक्यूरेसी से इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास उतने विद्वान लोग नहीं है, उतने इक्विपमेंट नहीं है, और इसमें इतना रिसर्च नहीं हुआ है। ओके, नहीं तो बता सकते। बता सकते। एस्ट्रोलॉजर आपके हिसाब से कैसा होना है? तो जिग्नेश भाई हमें बताइए कर्म और प्रारब्ध के बारे में। कर्म करके करूंगा, लेकिन आप कर्म करते ही हो, करते ही हो, करते ही हो, और फिर भी रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, तो क्या सोचोगे? प्रारब्ध वही तो है कि वो रास्ता खुला नहीं दे रहे हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो हमें हेरिडिटी में मिलते हैं। ओके। माता पिता के कर्म है, पूर्व जन्म के कर्म है। हमारा हिंदू धर्म तो मानता है जन्म जन्मांतर में, तो पूर्व जन्म के जो कर्म है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो कर्म अच्छे करते हैं अभी, मगर उनको बहुत तकलीफ होती है, और जो बुरे कर्म करते हैं उनको बहुत शांति होती है। लेकिन राशियां हैं, वो 12 राशियों के स्वभाव है। हमारे जैसे स्वभाव होते हैं ना, कोई गुस्सेल होता है, कोई शांत होता है, कोई मिलनसार होता है, वैसे राशियों के स्वभाव है। चल, स्थिर और द्विस्वभाव। देखते हैं जो पहला स्थान है ना, उसमें नंबर कोई भी पड़ा है, लेकिन वहाँ कौन सा ग्रह पड़ा है, कौन सा नंबर पड़ा है, उसके मिलाप से जो स्थितियाँ बनती है, उससे पता चलेगा कि आपका शरीर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, विल पावर क्या है। इंपॉर्टेंट है। मेष राशि क्या है? डिटरमाइंड राशि है। सोचेगा वो करेगा, मानेगा वो करेगा, नहीं मानेगा उसको मनवा लेगा, लीडर बनेगा, उसका स्वामी मंगल है मेष राशि का। तो वो क्या करे? सोल्जर है, लड़ेगा, झझूमेगा, फाइट देगा,